जैसे वह काले कपड़े से ढका हुआ इंसान अंदर जाता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वह अंदर जाते ही देखता है कि दक्ष सोया नहीं है बल्कि अपने कमरे के खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए खड़ा है और उसकी पीठ उस इंसान की तरफ है। और दक्ष पीछे मुड़े बिना ही कहता है, अच्छा तो तुम अंदर आ ही गए, मैं जानता था तुम अंदर जरूर आओगे, इसलिए मैं इस तरफ थोड़ा सा ही सोया था, वे उठ गया और तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा। दक्ष की बात सुनकर वह इंसान अपनी आंखों को सामान्य कर लेता है और दक्ष को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, अच्छी बात है, तुम अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो और मैं तुम्हें दोबारा मारकर बहुत बड़ा इनाम जीत जाऊंगा और डीमन किंग भी तुम्हें नहीं खोज पाएगा। क्या कहा तुमने डीमन किंग? और वह मुझे क्यों खोज रहा है और तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैंने तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, फिर तुम मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? दक्ष उस इंसान से कहता है। इतना कहने के बाद दक्ष एक कुर्सी पर बैठ जाता है और उस इंसान को देखने लगता है और आगे कहता है, अब बताओ कौन हो तुम? वह इंसान अपने सर से काला कपड़ा हटाता है और उसका चेहरा दिखाई देता है। उसके चेहरे पर एक लंबा कट का निशान है और वह देखने में बहुत ही खूंखार है। और इंसान दक्ष को देखते हुए कहता है, तुमने पहचाना मुझे कि मैं कौन हूँ और यह निशान मुझे किसने दिया है? दक्ष सिर्फ ना में अपना सिर हिला देता है, जिसके बाद वह इंसान आगे कहता है, मेरा नाम है कनिष्क और वही हूँ जिसने तुम्हें बहुत पहले अपने साथियों के साथ मारा था, लेकिन पता नहीं तुम जिंदा कैसे बच गए। दक्ष उस इंसान की बात सुनकर खुद से ही मन में कहता है, आज तक फिल्मों टाइम रेवल देखा था, लगता है आज मेरे साथ ही ऐसा हो गया और वह भी मैं किसी और की बॉडी आ गया हूँ जो मेरी तरह ही दिखता है। ऐसा तो नहीं कि जिसके शरीर में मैं हूँ वह किसी बड़े राज्य का उत्तराधिकारी हो, फिर तो मजा ही आ जाए, फिर तो मैं आसानी से इस दुनिया से जाने का रास्ता खोज सकता हूँ, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसकी बातों लगता है यह इंसान किसी बड़े दल का है जो मुझे मारना चाहता है। लगता है मुझे इससे और भी जानकारी लेनी चाहिए, तभी मैं आगे ये प्लानिंग कर पाऊंगा कि मुझे आगे क्या करना होगा। इसलिए दक्ष उस इंसान को कुछ नहीं कहता है और आगे बोना देता है। वह इंसान जिसका नाम कनिष्क है वह आगे कहता है, तुम्हें पता है यह तुमने ही मुझे दिया था जब मैं तुम्हें अगवा करके तुम्हें परिवार से दूर लेकर जा रहा था, तब तुमने मेरे ऊपर एक खंजर से वार किया था और मेरे चेहरे पर यह निशान दे दिया और इसी वजह से मैंने तुम्हें बड़ी ही दर्दनाक मौत दी थी और तुम्हें तुम्हारे राज्य और तुम्हारे परिवार से बहुत दूर माउंटेन विलेज के पास फेंक दिया था और आसपास के इलाके घूमने निकल गया, लेकिन बाद में पता चला कि किसी ने काला भेड़िया दल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। फिर पहाड़ी इलाके में छठे स्तर के जानवरों का गायब होना और विक्रम सिटी में मौत का आतंक मचाना, जिससे मुझे उस इंसान से मिलने की चाहत होने लगी, लेकिन यह क्या मुझे पता नहीं था कि वह इंसान तुम निकलोगे। इसके बाद दक्ष कहता है, लेकिन तुम यह यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं वही हूँ जिसे तुमने मारा था? यह सुनकर वह इंसान कहता है, मुझ में एक खास तरह की शक्ति है कि किसी भी इंसान के अंदर के खून को पहचान सकता हूँ और तुम्हारे अंदर जो खून मौजूद वह खून उसी परिवार का है जिसकी तलाश बहुत से ताकतवर लोगों को है। मेरा परिवार, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ और मेरा परिवार कहाँ है? दक्ष कहता है, जिसका जवाब देता हुए कनिष्क कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार कहाँ है और यह भी जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम वही हो जिसके जन्म के समय से ही ऊपर वाले से उसे सतरंगी आंखें मिली, लेकिन अफसोस कि तुम उन आंखों का इस्तेमाल करना नहीं आता था और उन्हीं आंखों के लिए ही तो हमने तुम्हें अगवा किया था, लेकिन मेरे गुस्से की वजह से मैंने तुम्हें दर्दनाक मौत दे दी और मुझे मेरे दल से दूर रहना पड़ा क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें अपने किंग तक पहुंचानी थी। तो तुमने उसी वक्त मेरी आंखें क्यों नहीं निकाली? दक्ष पूछता है। कनिष्क जवाब में कहता है,
कैसे निकालता है? उससे पहले तुम मर चुके थे और मरने के बाद तुम्हारी किसी काम की नहीं थी। उन आँखों की शक्तियाँ तुम्हारे मरते ही गायब हो गई और मैंने तुम्हें माउंटेन विलेज के पास फेंक दिया और अपने साथियों को भी मार दिया ताकि मेरी गलती किसी को पता ना चले, और किंग तक यह खबर पहुंचा दी कि हम पर 5-10वें स्तर के जंगली जानवरों हमला कर दिया, जिससे मुझे छोड़कर सभी मारे गए और मुझे भी कुछ गंभीर चोटें आए ही, जिस वजह से मैंने कुछ सालों के अपने काम से छुट्टी ले ली और लोगों की नजरों से छुपकर रहने लगा। इतना कहने के बाद कनिष्क दक्ष को गौर से देखता है और कहता है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम जिंदा हो लेकिन तुम्हारी आंखें काली है, लेकिन तुम्हारी आंखों सतरंगी होनी चाहिए थी, इसका क्या माजरा है? दक्ष धीरे से मुस्कुरा देता है और कहता है वह इसलिए क्योंकि जिसे तुम मारने आए हो और जिसके सामने तुम खड़े वह कोई और ही है, मतलब मैं कोई और हूँ। दक्ष की सुनकर कनिष्क कहता है, हो ही नहीं सकता, मैं कभी भी लोगों को पहचानने में गलती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने यहाँ गलती कर मेरे सामने आके और मुझे मेरे बारे में बताकर। दक्ष कहता है, और दक्ष की बात खत्म होते ही कनिष्क को खतरा महसूस होता है और वह अपने पास से एक खंजर निकालता है और दक्ष को निशाना बनाकर फेंक देता है, लेकिन वह खंजर सीधे जाकर दक्ष के सीने में घुस जाता है। यह देखकर कनिष्क खुश हो जाता है, दक्ष की तरफ एक और खंजर निकालकर बढ़ने लगता है और कहता है, अब मैं तुम्हारे मरने से पहले ही तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। कनिष्क की बात सुनकर दक्ष सिर्फ मुस्कुरा देता है और कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन कनिष्क को उसकी मुस्कुराहट को देखकर कुछ कहने ही वाला था कि तभी वहां पर एक और काले कपड़े से ढका इंसान आ जाता है और कहता है, तो मैंने तुम्हें खोज ही लिया गद्दार। यह सुनकर कनिष्क कहता है, मुझे पहले ही खतरा महसूस हो गया था, इसलिए मैं अपने काम जल्दी खत्म करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम समय से पहले ही यहाँ पहुँच गए। लगता है तुमने ताकत और भी ज्यादा बढ़ा ली है और मैं पहले ही जानता था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वह तुम थे। मकल, हाँ वह मैं ही था, लेकिन आखिरकार मैंने तुम्हें खोज लिया। कनिष्क वह काले कपड़े से ढका इंसान जिसका नाम मकल है कहता है। इसके बाद वह आगे कहता है, और तुम्हें क्या लगा तुमने जो किया उसका पता हमें नहीं लगेगा? हमें तुम पर शक तो तभी हो चुका था जब तुमने खुद ना आकर किसी और के हाथों से वह संदेश भिजवाया था कि तुम पर 5-10वें स्तर के जानवरों ने हमला किया है और तुम्हें छोड़कर बाकी सभी मारे गए हैं, जिसमें वह लड़का भी शामिल है। लेकिन तभी कनिष्क उसकी बात को बीच में रोकते हुए कहता है, मैं मानता हूँ जो कुछ भी मैंने किया था वह सब ठीक नहीं था, लेकिन मैं क्या, जो काम हमें किंग ने दिया था वह बहुत ही जरूरी था, जिसे पूरा ना करने पर किंग मुझे मौत से भी बड़ी सजा देते, इसलिए मैंने यह सब किया। लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। तुम और अपनी गलती सुधारना चाहते हो, लेकिन कैसे? तुमने तो उस लड़के को मार डाला है, उसे दोबारा जिंदा करके उसकी आंखें तो किंग तक नहीं पहुंचा सकते हो ना? मकल कहता है। जिसके बाद कनिष्क हंसते हुए कहता है, हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। इतना कहने के बाद वह दक्ष की तरफ इशारा कर देता है जो कुर्सी पर बैठे हुए उन्हें ही देखे जा रहा है और आगे कहता है, यह वही लड़का है जिसे मैंने गलती से मार डाला था, लेकिन यह अभी तक जिंदा है। मैंने इसकी खून की खुशबू को पहचान सकता हूँ और मैं कभी गलती नहीं कर सकता हूँ। क्या कहा? यह वही लड़का है, लेकिन यह कैसे हो सकता है? तुमने उसे 2 साल पहले मारा था और अब तक तो उसकी लाश को जंगली जानवर खा चुके होंगे, फिर यह कैसे जिंदा रह सकता है? मकल कहता है। मकल की बात सुनकर कनिष्क कहता है, शायद तुम्हें याद नहीं, उस दिन तुम भी मेरे साथ गई थी इस लड़के को पकड़ने के लिए, तब तुमने भी इस लड़के के चेहरे को देखा था ना? और इस लड़के को कैद करने के बाद तुम वहां से कहीं और जल्दी चले गए थे किंग का जरूरी काम करने के लिए। तो तुम एक बार अच्छे से देखो, यह चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लग रहा है या नहीं?
कनिष्क की बात सुनकर मकल फिर दक्ष के चेहरे को अच्छे से देखता हिया और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और कहता है, यह अभी तक जिंदा है। इतना कहने के बाद वह दक्ष की एनर्जी को महसूस करने लगती है और कहती है, कनिष्क यह वो नहीं है, तुमसे गलती हुई है। इसके अंदर से वह एनर्जी नहीं है जो 2 साल पहले उस लड़के के अंदर से महसूस की थी। भले ही तुम्हारे अंदर खून को पहचानने की शक्ति है और तुम्हें भी पता होगा कि मैं एक बार किसी इंसान से मिल लूं और फिर कई साल बाद दोबारा उस इंसान से मिलूं तो मैं उसकी एनर्जी से उसे पहचान सकता हूं और मैं यह यकीन के साथ कह सकता हूं कि यह वो नहीं है। लेकिन यह कैसे हो सकता है? इसके शरीर में जो खून मौजूद है वह वही है और उसी परिवार का है जिस परिवार से हमने इसे अगवा किया था। इतना कहने के बाद कनिष्क अपने खंजर के साथ दक्ष की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर मकल उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम किसी को भी ऐसे ही जान से नहीं मार सकते हो और यह तो एक कमजोर लड़का है जिसके पास शक्तियां तक नहीं हैं। क्या यह लड़का और कमजोर शुक्र बनाओ कि मैंने अपने खंजर को इसके सीने में भोंक दिया है, जिस वजह से यह कमजोर हो गया है। वरना तुम भी कहती है कि यह लड़का जैसा दिखता है वैसा है नहीं। शायद तुम्हें एक खबर तो मिली होगी कि किसी ने विक्रम सिटी के मैदान का कब्रिस्तान में बदल दिया है और साथ ही बिच्छू दल जो शौनारा शहर के अंदर आता है उसके लीडर हिमांशु को किसी ने शक्तिहीन कर दिया है और विकराल शहर के विकराल दल के लीडर बसौना को भी किसी ने शक्तिहीन कर दिया है। कनिष्क मकल से पूछता है। मकल हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, कहीं तुम विकराल शहर के क्वीन के बेटे बसौना और शौनारा शहर एक किंग के बेटे हिमांशु की बात तो नहीं कर रहे हो? बहुत ही अफसोस की बात है, जिस किसी ने भी यह काम किया है वह बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बाद फिर कनिष्क मुस्कुराते हुए दक्ष को देखता है और मकल से कहता है, यह वही लड़का जिसने उनकी यह हालत की है और यह अपनी छुपा कर रखता है और लोगों के बीच एक आम इंसान बनकर रहता है। लगता इसी वजह से तुमने अभी तक इसे पहचाना नहीं है और इसने अभी अभी इस शौर्य नगर में भी एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। इस नगर के किंग के दोनों पोतों को अगवा करके पता नहीं अब यह यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है और तो और इसने यहाँ के किंग की पोती को भी अपने पास रख रखा है। यह सब सुनकर अब मकल को कनिष्क की बातों पर थोड़ा थोड़ा भरोसा होने लगा है, लेकिन तभी तभी उस खंजर को अपने सीने से निकलता है और कनिष्क को देखते हुए कहता है, कोई मुझे एक खंजर की मदद से नहीं रोक सकता है और तुमने जो मेरे सीने के दरार को थोड़ा सा और बढ़ा दिया है उसके बदले मुझे हारी शातियां चाहिए। अब तुम अपनी मर्जी दोगे या मुझे जबरदस्ती लेनी होगी, इसका फैसला मैं तुम पर छोड़ देता हूँ। और फिर दक्ष मकल की तरफ देखते हुए कहता है, और तुम्हारा मकल है, मुझे तुम्हारी भी जरूरत है क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना है, इसलिए तुम थोड़ा मुझसे अच्छे से बात और बर्ताव करना, वरना मैं तुम्हारा वही हाल करूंगा जो तुमने कुछ दिनों पहले विक्रम इस शौर्य नगर के पास के गांव के एक लड़के का किया था। दक्ष की बात सुनकर मकल कहता है, अच्छा तो तुम जानते हो मुझे? दक्ष हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ जानता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। मैं तो बस उस गांव से गुजर रहा था, तभी मुझे उस गांव के बाहर एक लड़के की लाश मिली थी जहां पर बहुत से लोग भीड़ लगाकर रखे हुए थे। तभी उनके बातों से पता चला कि एक मकल नाम का खतरनाक योद्धा ने उस लड़के को एक छोटी सी गलती के लिए उसके 1000 टुकड़े कर दिए और सिर्फ सर को छोड़ दिया है। और तुम्हारा नाम सुनकर मुझे लगा कि तुम कोई और ही, लेकिन तुमने यह पक्का कर दिया कि वह तुम ही थे। लेकिन तुमने उस मासूम को क्यों मारा मुझे यह जानना है, क्योंकि उस लड़के की मौत की वजह से उसके माता पिता ने भी एटीएम हत्या कर ली, क्योंकि उन दोनों उनके बेटे के जाने गम सहन नहीं हो पाया। मकल हंसते हुए कहता है, उसने एक छोटी सी गलती कर दी जिस वजह से मैंने उसे जान से मार दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर गलती करने वाले की सिर्फ एक ही सजा होती है और वह सजा है मौत, फिर चाहे वह कोई भी हो।
अच्छा तो फिर तो मुझे भी तुमको वही सजा देनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे काम के बीच आ रहे हो, दक्ष कहता है। दक्ष की बात सुनकर मकल हंसने लगता है। यकीन वह हंसते हंसते रुक और दक्ष की तरफ देखने लगता है क्योंकि अब उसके अंदर से एक अलग ही एनर्जी निकलने लगती है, जिसे महसूस करने के बाद मकल और कनिष्क एक दूसरे को देखने लगते हैं और हमें अपना सर हिलाते हैं और दक्ष की तरफ अपनी शक्तियों से हमला कर देते हैं, लेकिन वह हमले दक्ष से टकराकर गायब हो जाते हैं और यह देखकर वह दोनों दोबारा हमला करते हैं, लेकिन दक्ष पर उनके हमलों का कुछ भी असर नहीं होता है और दक्ष उन्हें देखते हुए कहता है, शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, वरना तुम ऐसी गलती कभी भी नहीं करते। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तो इस दुनिया का हूं ही नहीं। दक्ष की बात खत्म होने के बाद मकल और कनिष्क अपने हमले रोक देते हैं और दक्ष को देखने लगते हैं। तभी मकल कहता है, क्या कहा तुमने, तुम इस दुनिया के नहीं हो। दक्ष तभी याद आता है कि उसने कुछ गलत कह दिया है, जिसके बाद वह उन दोनों को देखते हुए कहता है, अब जब तुम लोगों के सामने मेरी सच्चाई आ गई है, इसलिए अब मजबूरन मुझे तुम दोनों को मारना होगा। पहले मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ तुम्हारी शक्तियों से अपने घाव भरकर छोड़ दूंगा, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष की आंखें सतरंगी हो जाती है, जिन्हें देखकर मकल कहता है, कनिष्क तुम सही थे, यह वही लड़का है, इसकी आंखें देखो। कनिष्क भी कहता है, हाँ यह वही है, लेकिन अब यहाँ से भागो वरना यह हम दोनों की कब्रें यही बना देगा। लेकिन उसने इतना कहा ही था कि उन दोनों को महसूस होता है कि दक्ष ने उन दोनों को उनके गर्दन से पकड़कर उन्हें हवा में उठा रखा है और अब उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उनकी आंखें बंद होती जा रही है, जिसके बाद दक्ष उन दोनों को छोड़ देता है और वह दोनों नीचे गिर जाते हैं और फिर खड़े होकर दक्ष को देखने लगते हैं और दक्ष से कहते हैं, देखो अगर तुमने हमें मारा तो हमारे किंग तुम्हें जान से मार डालेंगे। अगर तुम हमें यहाँ से जिंदा जाने देते हो तो हम यह बात किसी को नहीं बताएंगे कि तुम अभी भी जिंदा हो। दक्ष हंसते हुए उन्हें देखता है और कहता है, मैं पहले तुम दोनों को जिंदा जाने देता, लेकिन तुम दोनों को मेरी सच्चाई पता चल गई ना, इसलिए मैं तुम दोनों को नहीं जाने दे सकता हूँ। वैसे भी तुम लोग छोटी सी गलती के लिए लोगों को मार डालते हो ना, तो अब मैं भी अब वही करने जा रहा हूँ। तुम लोगों ने जो गलती की है उसकी सजा अब मौत है। इतना कहने के बाद दक्ष उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों खिड़की की तरफ भागते हैं और खिड़की से नीचे कूद जाते हैं। अब तक सुबह होने वाली थी, इसलिए रास्ते पर लोग आने जाने लगे हैं और वह दोनों जैसे ही खिड़की से नीचे कूदे, वह दोनों एक बग्घी के ऊपर कूद गए, जिससे वह बग्घी टूट गई और बिखर गई, जिससे बहुत से लोगों का ध्यान उनकी तरफ हो गई, जिस वजह से कनिष्क ने अपना सर ढक लिया ताकि कोई भी इंसान उसका चेहरा ना देख पाए। इसके वह दोनों उस बग्घी के मलबे से बाहर निकलते हैं और भागने की कोशिश करने ही वाले थे कि उन्हें दिखाई देता है कि दक्ष उन्हें सामने खड़ा है और उसके हाथ में सुनहरी रस्सी मौजूद है जो उन्हें बांधने के लिए दक्ष लाया है। यह देखकर वह दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं, लेकिन वह दोनों भाग पाते वह देखते हैं कि दक्ष के बहुत सारे अवतार अलग अलग दिशा में मौजूद है जो उन्हें ही देखे जा रहे हैं। यह देखकर तो अब दोनों के चेहरे पर डर, घबराहट और मौत का खौफ दिखने लगा। वह दोनों यह सोचकर ही डर रहे थे कि दक्ष उन्हें किस तरह की मौत देगा। इसके बाद दक्ष के वह दोनों दक्ष से बचने के लिए उनसे लड़ने लगे, लेकिन दक्ष के सभी अवतारों के पास रस्सी है जिसे बांधने के बाद कोई भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है और जैसे इसलिए वह दोनों उन रस्सियों को चंगुल से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उन्हें महसूस होता है कि दक्ष के अवतारों की संख्या बढ़ती जा रही है और अब वह 100 के आसपास पहुंचने वाली है और फिर उन सभी की लड़ाई आधे घंटे तक चली, जिसमें दक्ष के बहुत से अवतार मारे गए या कहे तो उनके हमलों की वजह से गायब हो गए। लेकिन दक्ष और भी अवतार भेजता रहा है, जिससे उनकी एनर्जी खर्च होती गई और आधे घंटे के बाद कनिष्क और मकल को रस्सी से बांध दिया
गया, जिसके बाद दक्ष के सभी अवतार गायब हो गए और अब दक्ष उन दोनों के सामने अकेला खड़ा हुआ है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है। कनिष्क और मकल को दक्ष के मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपनी मौत दिखाई दे रही है। तभी दक्ष मकान में काम करने वाले कुछ लोगों को बुलाता है और उन दोनों अंदर लेकर जाने को कह देता है और अच्छे से बांधने को कह देता है, जिसके बाद कुछ लोग उन दोनों को वहां से लेकर चले जाते हैं। अब तक सुबह हो चुकी थी, आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो चुकी थी यहाँ हो रहे हुड़दंग को देखने के लिए कि आखिर यह सब सुबह सुबह क्या हो रहा है। लेकिन दक्ष को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो बस एक नज़र सभी को देखता है और मकान के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के मकान में काम करने वाला इंसान एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हमने उन दोनों को उसी कमरे में बांध कर रख दिया है जिस कमरे में पहले से ही दो लोग बंधे हुए हैं। दक्ष फिर हाँ में अपना सर हिलाता है और कुछ सोने के सिक्के निकालकर उन्हें देते हुए कहता है, यह लो, इसमें सोने के सिक्के हैं, इसे आपस में बांट लो और फिर इसके बाद कुछ और सुनहरी रस्सी लेकर आ जाना, मुझे और सुनहरी रस्सी की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद दक्ष उस कमरे की तरफ बढ़ने लगता है जिस कमरे में कनिष्क और मकल है। कमरे के अंदर जाने के बाद दक्ष देखता है कि मकान में काम करने वाले नौकरों ने कनिष्क और मकल को शौर्य नगर के राजकुमारों के साथ बांध दिया है। तभी दक्ष को आते हुए देखकर शशांक उसे देखते हुए कहता है, अब क्या चाहिए तुम्हें, हमसे सब कुछ तो छीन लिया है तुमने हमसे, अब और क्या रह गया है हमारे पास। लेकिन दक्ष उसे एक थप्पड़ मारता है और कहता है, जब तक बोलने को ना कहा जाए चुपचाप रहना चाहिए वरना। इतना कहने के बाद दक्ष फिर कनिष्क और मकल की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ तो अब मेरे सवालों को सच सच जवाब देना वरना मैं तुम्हारी इनसे भी ज्यादा बदतर हालत करूंगा। इसके बाद दक्ष उन दोनों के चेहरे से कपड़ा हटा देता है। अब मकल का चेहरा भी दिखाई देने लगा था। मकल का चेहरा साफ सुथरा है लेकिन सर के आधे बाल सफेद है और आधे लाल, जिसे देखते हुए दक्ष कहता है, लगता है तुम अपने बालों की वजह से ही अपने सर को हमेशा ढक के रखते हो और तुम अपने चेहरे के निशान की वजह से। इसके बाद दक्ष एक कुर्सी खींचता है और उनके सामने बैठ जाता है और आगे कहता है, हाँ तो अब बताओ तुम कहाँ से आए हो। यह सवाल कनिष्क को देखते हुए करता है। कनिष्क फिर एक गुरूर भरी मुस्कान के साथ कहता है, पूर्वोत्तर से। यह सुनकर शशांक और समर्थ के चेहरे के रंग ही बदल जाते हैं और दक्ष यह नोटिस कर लेता है और आगे कहता है, पूर्वोत्तर नाम सुनकर इन दोनों के चेहरों के रंग बदलते देख और तुम्हारे चेहरे के मुस्कान को देख मुझे लगता है वह जगह बहुत ही मशहूर होगी या फिर बहुत ही खतरनाक होगी। दक्ष की बात खत्म होने के बाद मकल भी घमंड में मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सही समझा, वह जगह मशहूर भी है और खतरनाक भी। और लेकिन मकल और के आगे और भी कुछ कह पाता तभी उसके गाल पर दक्ष एक जोरदार थप्पड़ मारता है और कहता है, मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था शायद तुम भूल गए, इसलिए दोबारा याद दिला देता हूँ। जब तक बोलने को ना कहा जाए तब तक चुपचाप रहना वरना इस बार तुम्हारा गाल और मेरा हाथ है, अगली बार तुम्हारी गर्दन और मेरी तलवार होगी। दक्ष की बात खत्म होने के बाद मकल चुप हो जाता है और दक्ष को देखने लगता है और दक्ष के इस रवैये को देखकर कनिष्क की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और मन में कहता है, क्या इस लड़के को पूर्वोत्तर राज्य का तनिक भी खौफ नहीं है और ना ही उस राज्य को जानता है। लगता है इसने कुछ देर पहले दूसरे दुनिया के बारे में बात कर रहा था, वह सही ही है और लगता है अब यह हमें जान से मारने वाला है। लेकिन तभी वह मकल की तरफ देखता है जो उसे आंखों से कुछ इशारा करता है जिसे कनिष्क समझ जाता है। लेकिन तभी दक्ष अपनी आंखें मकल की तरफ कर देता है और कहता है, अगला सवाल तुम्हारे लिए, तुमने कितने लोगों को बुलाया है खुद को बचाने के लिए। दक्ष का सवाल सुनकर मकल कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैंने खुद को बचाने के लिए किसी को बुलाया है। दक्ष कहता है,
तुम दोनों रस्सी से बढ़ने के बाद भी छूटने की कोशिश नहीं कर रहे थी, तभी मैं समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और तुम दोनों तो मुझे हरा नहीं सकते हो। और बात रही मेरी कैद से छूटकर जाने की, तो यह तुम्हारे लिए नामुमकिन है। इसलिए एक ही तुम्हारा पास रास्ता बचता है, किसी को बचाने के लिए बुलाना या फिर अपने साथियों को बुलाना, क्योंकि तुम लोग इतने बेवकूफ तो हो नहीं कि अकेले ही किसी से लड़ने के लिए निकल जाओ। सही कहा ना? इसलिए चुपचाप बता दो कि कितने लोग आ रहे हैं। इसके बाद मकल कहता है, कोई और नहीं बल कि कमल आ रहा है, पाने साथ 10 उच्च स्तर के योद्धाओं के साथ। मतलब हमारे जैसे 10 योद्धाओं के साथ? क्या उच्च स्तर के 10 योद्धा? यह कौन सा स्तर है? मैंने तो सिर्फ महासम्राट योद्धा तक के ही योद्धाओं को देखा है, और तुम किस स्तर के योद्धा हो? लेकिन तभी मकल कहता है, क्या फायदा यह जानने का जब तुम जिंदा ही नहीं रहोगे। इसके बाद दक्ष उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों में अपने 2 अंधियों से वार करता है, जिससे वह अकड़ जाता है और जैसे जम गया हो और हिलडुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा है जैसे वह मर चुका हो। मकल यह हालत देखकर कनिष्क दक्ष से कहता है, क्या किया तुमने इसके साथ? यह हिलडुल क्यों नहीं रहा है? दक्ष फिर उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना, जब तक बोलने को ना कहा जाए तब तक चुप रहना। इसके बाद दक्ष अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, अब तुम मुझे बताओ, यह योद्धाओं का स्तर क्या है और इन्हें किस तरह पहचानते हैं? दक्ष की बात का जवाब देते हुए कनिष्क कहता है, महासम्राट योद्धा के बाद उच्च स्तर आता है, जिसके 5 पड़ाव होते हैं। जो योद्धा इस स्तर के होते हैं उनके पीछे एक लाल रंग का पारदर्शी घेरा दिखाई देता है, जो उनके पड़ावों को दर्शाते हैं। जितने ज्यादा घेरे उतने ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। इसी तरह उच्चतम स्तर, लेकिन इसमें घेरों का रंग नारंगी होता है और इसमें भी 5 पड़ाव होते हैं। इसके आता है सर्वोच्च स्तर, इसमें पीला घेरा और 5 पड़ाव होते हैं। इसके बाद सर्वोच्चतम स्तर हरा घेरा और 10 पड़ाव। इस स्तर के योद्धा बहुत ही खतरनाक होते हैं और बहुत ही कम दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है सुप्रीम स्तर के योद्धा, नीला घेरा और 10 पड़ाव। और अंत में आता है सर्वश्रेष्ठ योद्धा, जिनके बारे में सिर्फ लोग किस्सों कहानियों बस में सुनते है। इस स्तर के योद्धा के पास लाल, नारंगी, पीला, हरा और नीला 5 तरह की घेरे होते ही है, लेकिन साथ में उनके पास जामुनी और बैगनी 2 रंग के और भी घेरे मौजूद होते हैं। और सभी उस स्तर को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहते हैं क्योंकि वह योद्धा सभी स्तर को पार कर एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनता है। दक्ष गौर से कनिष्क की बातें सुनता है और साथ ही कनिष्क और मकल भी उसकी बातें सुनते हैं, क्यों वह भी एक दिन इन मुकामों में पहुंचना चाहते हैं। इसके बाद दक्ष पूछता है, यह कमल किस स्तर का योद्धा है और कितने पारदर्शी घेरे मौजूद है उसके पास? कनिष्क का सोचते हुए कहता है, जब मैं पूर्वोत्तर राज्य में था तब उसके पास उच्च स्तर के 4 घेरे मौजूद थे। अब पता नहीं वह कितना ताकतवर है। मैंने तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया है, अब मुझे इसके बदले जाने दो। मैं तुम्हारे बारे किसी को भी नहीं बताऊंगा। कनिष्क की बात सुनने के बाद दक्ष फिर उसे देखते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा? वह तो तुम खुद ही यह कह रहे हो। मैं जो एक बार ठान लेता हूँ वह मैं करके रहता हूँ। इतना कहने के बाद दक्ष खिड़की से बाहर देखने लगता है और कहता है, लगता है वह आ गया। दक्ष की बात सुनकर कनिष्क कहता है, कमल यहाँ पर आ गया है, मुझे जाने दो वरना वह मुझे जान से मार डालेगा। मैं तुम्हारे बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। मुझे मरने से बहुत डर लगता और मुझे मरना नहीं है। चाहो तो तुम मुझे अपना सेवक बना लो। इतना कहने के बाद कनिष्क उसके तरफ उम्मीद भारी नजरों से देखने लगता है, जिसके बाद दक्ष कुछ समय तक सोचता रहता है और फिर समर्थ और शशांक के गर्दन पर धीरे से वार करता है, जिस वजह से वह दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद फिर दक्ष कनिष्क की उंगली से उसकी स्पेस रिंग निकाल लेता है और नीचे फेंककर उसे तोड़ देता है, जिसके बाद उसके अंदर अंदर राखी सभी सामान बाहर निकल जाते हैं और यहाँ वहाँ फैल जाते हैं, जिनमें तीर, कमान, तलवार, भाले, कपड़े, पानी की थैली
और बहुत से सोने के सिक्के, एनर्जी क्रिस्टल्स और कुछ एक बड़ा सा नक्शा है। दक्ष उन सभी को एक नजर देखता है और फिर सोने के सिक्के और एनर्जी क्रिस्टल्स को उठाकर एक तरफ रख देता है और बाकी हथियारों को देखते हुए कहता है, वाह क्या तलवार और भाला है और क्या खंजर है, लगता है तुम्हारे पास बहुत से खजाने मौजूद है। यह सब कहते हुए दक्ष उन सभी हथियारों को अमेटने लगता है। कनिष्क उस स्पेस रिंग को टूटते हुए देख कहता है, क्या इसने उस स्पेस रिंग को तोड़ दिया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? जब तक कि रिंग का मालिक मर नहीं जाता है, कोई उसे ना ही खोल सकता है ना ही उसे कोई तोड़ सकता है। लेकिन यह तो उस स्पेस रिंग को इतनी आसानी से तोड़ दिया जैसे वह कोई खिलौना हो। यह मकल भी देख रहा है, भले ही उसका शरीर अकड़ गया है, लेकिन वह सब कुछ देख और सुन सकता है, जिस वजह से वह भी अपने मन में यही सोचता है। लेकिन दक्ष तो उन पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तभी दक्ष तीर धनुष लेकर खिड़की के किनारे छुप आता है और बाहर देखने लगता है। बाहर मकान के सामने बहुत से योद्धा खड़े हुए हैं। सबसे आगे एक सुनहरा कवच पहने योद्धा खड़ा है, जो कोई नहीं बल्कि शौर्य नगर का सेनापति ममंत है, और उसके पीछे उसके दोनों बेटे महीन और महंत खड़े हुए और कुछ शौर्य नगर के योद्धा खड़े हुए हैं। और उनसे कुछ दूरी पर एक हट्टा खट्टा इंसान खड़ा हुआ है, जिसके अंदर कोई सी भी शक्ति नहीं निकल रही है, और उसके साथ 10 योद्धा खड़े हुए जो कनिष्क के बराबर ही ताकतवर लग रहे हैं। दक्ष उस योद्धा को देखता है और कहता है, लगता है यह वही है कमल, लेकिन यह अपनी शक्तियों को दबाकर क्यों रखा हुआ है? चलो, इसके अंदर तो कोई घमंड नजर नहीं आ रहा है। तभी दक्ष देखता है कि सेनापति ममंत उसके पास जाता है और कुछ कहता है। दक्ष देखता है कि सेनापति उसके सामने खुद को मामूली समझ रहा है, जिसके बाद कमलहा में अपना सर हिलाता है और उसे अपने हाथ के इशारे से वहां से जाने को कह देता है। जिसके बाद सेनापति अपने साथियों को लेकर जाने लगता है, लेकिन उसके दोनों बेटे वहां से नहीं जाते हैं। तभी दक्ष एक तीर निकालता है और कमल की तरफ छोड़ देता है, और वह तीर सीधा कमल के सर की तरफ जा रहा है। लेकिन वह तीर कमल के सर में जा लगता है उससे पहले ही कमल उस तीर को भांप लेता है और उस तीर को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है और कहता है, कनिष्क, यह तीर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, इसलिए खुद को मेरे हवाले कर दो और मेरे भाई मकल को भी, वरना मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। तभी कमल देखता है कि मकान के दरवाजे से एक लड़का बाहर आ रहा है, जिसके हाथों में खंजर, भाला और तलवार मौजूद है। जिसे देखते हुए कमल कहता है, क्या तुमने ही अभी अभी मुझ पर हमला किया था? दक्ष हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मैं बस देखना चाहता था कि तुम कितने ताकतवर हो, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकले। मानना पड़ेगा, तुम ताकतवर हो, लेकिन इसका घमंड तुम्हारे अंदर नहीं है, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड भरा पड़ा है, और तुम्हारे उस गद्दार योद्धा के अंदर भी। लेकिन कोई नहीं, उन दोनों को मैंने अपनी तरह से सबक सिखा दिया है। अब से कभी भी वह अपने ताकतवर होने का घमंड नहीं करेंगे। क्या मेरा भाई तुम्हारे कब्जे में है? और कनिष्क भी, लेकिन सेनापति ममंत ने तो कहा था कि तुम उस गद्दार के साथ मिले हुए हो, कमल कहता है, जिसके जवाब में दक्ष सिर्फ मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं किसी के साथ नहीं मिला हूं, ना ही मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने तुम्हारे भाई को सिर्फ उसकी गलती की वजह से पकड़ा हूं और उसे मैं अपने तरीके से सजा दूंगा। हो सकता है मैं उसे मार भी सकता हूं, क्या पता, क्योंकि उसे मेरी एक सच्चाई पता चल चुकी है, जो सच्चाई उसे पता नहीं चलनी चाहिए थी। कमल कहता है, क्या तुम मेरे भाई को जान से मारने की बात कर रहे हो? तुम्हें पता भी है वह कौन है जो तुम उसे जान से मारने की बात कर रहे हो? वह मेरा भाई है, कमल का भाई, और तू उसे मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन दक्ष उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहता है, वह सब छोड़ो और जिस काम के लिए ए हो वह काम करो, वरना मैं जा रहा हूं। तुम्हारे भाई को सजा भी तो देना है। इतना कहने के बाद दक्ष उन सभी की तरफ देखने लगता है।
दक्ष को इस तरह बेबाक बात करते देख कमल कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि मैं तुम्हें जान से भी मार सकता हूँ? लेकिन दक्ष उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और मकान के अंदर जाने लगता है। जोर दक्ष को वापस को जाते हुए देखकर कमल कहता है, ये कहाँ जा रहा है? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन दक्ष नहीं रुका है और मकान के अंदर चला जाता है। दक्ष के अंदर जाते ही कमल अपने योद्धाओं से कहता है, जाऊं मेरे भाई को लेकर आओ। लेकिन तभी उसे मकान के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज आता है, जिसे सुनकर कमल कहता है, यह तो मेरे भाई की आवाज है। कहीं उसने मेरे भाई को जान से तो नहीं मार दिया? मुझे तो उसकी शक्तियां भी महसूस नहीं हो रही है। आगे की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, और कहानी अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।